हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए आरो भाग 2 यानी कि गद्य भाग में पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो पहले इसका सार पढ़ते हैं, आइए। प्रस्तुत पाठ जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का वर्णन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अनेक तर्क देकर इस जातिवाद का विरोध करते हैं। आधुनिक युग में भी अनेक लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन जरूरी है, परंतु दुख इस बात का है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करता है, जो कि लेखक को स्वीकार्य नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन तो होना चाहिए, परंतु भारत में जाति प्रथा का प्रचलन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है और वर्ग भेद के कारण लोगों को ऊंच नीच घोषित करता है। यदि हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन का कारण मान लें तो ये मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। ये एक विकसित और सक्षम समाज को व्यक्तियों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने के योग्य बनना चाहिए, परंतु हमारे समाज में ऐसा नहीं हो रहा। लोग आज भी जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं और जाति के आधार पर मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर पर पेशा अपनाने के लिए मजबूर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये लोगों को एक ऐसे पेशे से जोड़ देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे में तकनीकी विकास के कारण परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखा मरना पड़ता है। हिंदू समाज में पेशा न बदलने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जाता है वह स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। ना ही इसमें व्यक्ति की रुचि को देखा जाता है, बल्कि माता पिता के सामाजिक स्तर और उसके पूरे उल्लेख को महत्व दिया जाता है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोगों को मजबूर होकर के वे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती। ऐसे लोगों में टालू मानसिकता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कोई काम जब मन से नहीं होता तो टाला ही जाता है। जो काम उनकी रुचि के अनुसार नहीं होता उसमें उनका दिल दिमाग नहीं लगता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाती है, उन्हें निष्क्रिय बनाती है। बाबा साहब एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। वे ऐसा समाज विकसित करना चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना हो। भाईचारे में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज गतिशील होना चाहिए ताकि वांछित परिवर्तन समाज में तत्काल व्याप्त हो जाए। इस प्रकार के समाज में सभी लोगों का सभी कार्यों में समान संभाग होना चाहिए। ऐसा होने पर सबके प्रति सजग होंगे, सबको सामाजिक साधन, सबको समान अवसर मिलेंगे। लेखक का कहना है कि भाईचारा दूध और पानी की तरह मिला हुआ होना चाहिए। इसी को वे लोकतंत्र का नाम देते हैं। उनका विचार है कि लोकतंत्र शासन की पद्धति नहीं, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के आदान प्रदान का नाम ही लोकतंत्र है। इसमें अपने साथी मनुष्यों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। यह आदान प्रदान जीवन और शारीरिक सुरक्षा का विरोध नहीं करता। हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, आजीविका के लिए औजार बना सकते हैं, घर के लिए जरूरी सामान रख सकते हैं। इस पर कोई अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुख इस बात का कि मानव को सुखी बनाने के लिए प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के अधिकार के लिए सभी लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि इसी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिल जाती। यदि यह स्वतंत्रता नहीं मिलती तो मनुष्य अभावों के कारण दास बन जाता है। दासता का संबंध कानून से नहीं है। यदि मनुष्य को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार तथा कर्तव्यों का पालन करना पड़े तो भी वो तो दासता ही कही जाएगी। मर्जी का तो काम ही नहीं अपना रहे। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है कि मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाना पड़ता है, जो एक गुलामी है। फ्रांसीसी क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था, परंतु यह शब्द काफी विवादास्पद रहा। जो लोग समता की आलोचना करते हैं सभी मनुष्य एक समान नहीं होते। भले ये सच्चाई है, परंतु ये महत्वपूर्ण नहीं है। समता भले ही असंभव सिद्धांत है, लेकिन ये नियामक सिद्धांत भी है। मनुष्य की क्षमता शारीरिक, वंश, परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार तथा मनुष्य के अपने प्रयत्नों पर निर्भर है। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते। यदि ऐसी स्थिति होती है तो भी समाज को ऐसे लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए नए प्रयास करने चाहिए।
बाबा साहब का ये भी कहना है कि वंश परंपरा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता अनुचित है। यदि ये असमानता की जाएगी तो उसमें केवल सुविधाभोगी लोगों को लाभ पहुंचेगा। प्रयत्न मानव के अपने वश में है, परंतु वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके हाथ में नहीं है। इसलिए वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के नाम पर असमान व्यवहार करना सरासर गलत है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज के सभी सदस्यों को अपनी अपनी योग्यता अनुसार अवसर प्राप्त होने चाहिए। समान अवसरों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जहाँ तक राजनेताओं का प्रश्न है, उनका वास्ता अनेक लोगों से पड़ता है, परंतु उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, आवश्यकता और क्षमताओं को जानें। राजनेताओं के लिए यह व्यवहार्य सिद्धांत उपयोगी है। वे मानवता का पालन करते हुए समाज को दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित ना करें। उन्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता। राजनीतिज्ञों को सबके साथ एक सा व्यवहार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने में न केवल उनकी व्यक्तिगत हानि है, बल्कि समाज की भी हानि। भले ही एक समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए समता का पालन करना चाहिए। ये व्यवहारिक भी है और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो ये था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उम्मीद है कि पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।